13 साल जेल में चले गए कि उनकी कम उम्र में शादी हो गई। उनको जो अधेड़ हस्बैंड था उन्होंने उसके साथ जो है गलत संबंध बनाने की कोशिश की, जबकि वो कम उम्र की थी। लेकिन जब फूलन उस गांव में आई, उन लोगों को ढूंढते ढूंढते जिनको उनसे लड़ाई थी श्री राम लाला राम से, तो वो लोग तो गांव में मिले नहीं, और वो नहीं मिले तो उन्होंने जो है अपना भय कायम करने के लिए जो बेगुनाह लोग थे उन सभी लोगों को उन्होंने मार दिया। जिस दिन फूलन देवी का मर्डर हुआ उसके कितने टाइम बाद आप जेल के अंदर थे? उसके 2 दिन के बाद पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। उसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एज ए फॉरेन मिनिस्टर पहले भी कोशिश की थी। मेरे साथ में ही जो है ना 2 अफगानी टेररिस्ट थे, तालिबानी टेररिस्ट थे, ताजा खान और गयूर खान। हम आ रहे थे 6:30 बजे और गाड़ी जो है पंचर हो गई। तो हमने जो है कह रहे पंचर कराई थी या हो गई, कह रहे पंचर कराई तुमने। शेर सिंह को 2 लेके जाना है, तो वो बोला भाई कितने शेर सिंह ले जाओगे, ले तो गए। तो वो कह रहे हम तो नहीं ले गए। संजय गुप्ता के नाम से मेरा पासपोर्ट बना। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम उस तरह का एयरपोर्ट देखा था। तो मैं गया तो मैंने देखा बाहर जो है टैंक खड़े हुए हैं एयरपोर्ट के। तो वो मेरे से बोला कि किस देश के लिए जासूसी करते हो। जिन्होंने बोला था उनका नाम चंद्र बरदाई था। भाई पृथ्वीराज चौहान जी बिना इंडिकेशन के कैसे शूट करते। तो जो मजाक बना रहे थे ना, कब जाओगे, वो वही मिला। अच्छा, उनको तो वो वही उनको दिखा दिया, ले हाँ। ले बेटा। नमस्कार दोस्तों, आज का जो मैंने एपिसोड शूट करा है, और मैं पहली बार ऐसे इंट्रो बना रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था। शेर सिंह राणा जी की कहानी आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे, जो इनका फूलन देवी वाला केस हुआ, पर उस केस के बाद जो ये तिहाड़ जेल गए, और तिहाड़ जेल जाने के बाद जो इन्होंने तिहाड़ जेल से एस्केप करा, उसके बाद ये घूमते घुमाते किसी और नाम पे ढाका होते हुए, दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुँचे। वहाँ से पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी जो है, जो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे उनका कब्र जो कहते हैं वो बना हुआ है, वहाँ से रात में गाड़ के वो मिट्टी वापस इंडिया लेके आए, भारत में लेके आए, और उसके बाद वो सौंपने के बाद दोबारा तिहाड़ जेल चले गए। और आज ये हमारे साथ बैठे हैं, तो इनकी कहानी ज़रूर जानिए। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड्स दैट आई हैव शॉट। सो डू वॉच टिल द एंड एंड डू फॉलो शेर सिंह राणा जी। नमस्कार दोस्तों, अखिल कुठारी के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है, शेर सिंह राणा जी। देश के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इनका नाम सुना होगा। कोई इनको एज अ पॉलिटिशियन जानते हैं, कोई इनको ऐसे जानते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान जी की जो मिट्टी थी वो अफ़गानिस्तान से इंडिया लेके आए थे। कोई लोग इनको फूलन देवी का जो केस हुआ था उससे जानते हैं। तो इनके ज़िंदगी के बहुत अलग अलग इंस्टेंसेस और पहलू जो है उसको आज हम इस पॉडकास्ट पे डिस्कस करेंगे, इन डिटेल जानेंगे इनकी ही ज़ुबानी कि क्या क्या कैसे कैसे सब हुआ था। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने का। जी जी। काफ़ी समय से हमारी आई थिंक शायद 1 साल पहले बात हुई थी, तो बट हो नहीं पाया था कभी। आज हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं, तो मैं पहले ही स्टोरी से शुरू करूँगा। अलग अलग इंस्टेंसेस पे बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा पहले तो आप फर्स्ट केस से ही शुरू करिए कि जो आपके ऊपर चार्जेस लगे थे फूलन देवी के मर्डर के लिए, वो पहले तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद क्या हुआ। आप वहीं से शुरू करिए कि क्यों आपने ये स्टेप लिया और क्या उसका पूरा प्रोसेस था। देखिए, वो जो केस है अभी वो केस जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग है, सब जुडिस मैटर। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो जजेस हैं वो जब अपने चेयर पे बैठते हैं ना, तो वो भगवान का रूप है जी। और भगवान के किसी डिसीज़न में हमें अपना कोई डिसीज़न नहीं घुसाना चाहिए। जी जी। तो मुझे लगता है कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट को मंजूर होगा, अगर वो कहेगी मैंने किया है, तो
मैंने किया है। अगर वो कहेगी मानेगी कि नहीं किया है तो मैंने नहीं किया है। तो मेरा यही कहना है कि वो केस मुझ पर गलत लगा। अच्छा। और मेरे लाइफ के 13 साल जेल में वो चले गए। तो बट कोई आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से आपका कोई भी तरीके से उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट थी, या आप कह रहे कि बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कि कैसा ऐसा इंटेंशन भी नहीं था? जी देखिए, क्या है कि कभी कभी क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस था तो और बहुत प्रेशर था सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, तो वो एक इस तरह के हालात बन गए कि उस केस को जल्दी से ओपन करना था। और ये मान लीजिए कि उसमें जो सबसे कमज़ोर कड़ी उनको दिखी कि भाई इसके ऊपर ये सब थोपा जा सकता है, तो वो चीज़ उन्होंने की। देखिए क्या है कि फूलन जो है, मतलब अगर मैं उनके लाइफ के रिलेटेड बात करूं, सॉरी, जब ये सब हुआ था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी उस टाइम? हाँ, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। अगर मैं उनके लाइफ की बात करूं तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई उनके साथ लाइफ में बहुत बुरा हुआ। तो और वो जो बुरा हुआ उसको अगर हम सीरियल वाइज लिखें तो वो क्या होता है कि उनकी कम उम्र में शादी हो गई। उनको जो उनका जो अधेड़ हस्बैंड था, उन्होंने उसके साथ जो है गलत संबंध बनाने की कोशिश की, जबकि वो कम उम्र की थी। और उनकी जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया उनके परिवार के लोगों ने। और फिर जो है झूठे केस में उनको जेल भिजवा दिया और फिर डाकू उनको उठाकर ले गए। तो ये उनके जो लाइफ में जो ट्रेजेडी है या जिसके कारण उनको सहानुभूति मिलती है, उसकी शुरुआत ये है। तो मेरा ऐसा पूछना है पब्लिक से, जनता से, देश की, कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई तो सबसे पहली बात तो है कि वो उनके माता पिता ने की, तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी माता पिता हैं। तो उसमें किसी दूसरे व्यक्तियों का या किसी समाज का तो कोई लेना देना नहीं है। उसके पति ने अगर उनके साथ गलत किया तो वो भी उनके ही फैमिली पर्सनल मैटर है। उसके बाद जो उनकी ज़मीन पे कब्जा हुआ वो उनके रियल जो चाचा के बच्चे थे, उन लोगों ने जो है उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया ज़मीन पर, और उनकी फैमिली डिस्प्यूट हुई और फिर उसी फैमिली डिस्प्यूट में वो जेल गई। और उसके बाद जब वो जेल से छूट के आई तो जो विक्रम मल्लाह था, जो कि उन्हीं की कास्ट का एक डाकू गिरोह का लीडर था, डकैत, तो वो जो है उसको अपहरण करके ले गए। तो इसमें किसी अन्य कास्ट का, समाज का या व्यक्तियों का तो कोई लेना देना नहीं है। अब जब वो डाकू गिरोह में पहुंच गई तो अब डाकू गिरोह में पहुंचने के बाद तो वही लाइफ जीनी पड़ेगी। अब वहां पे उनके साथ कुछ दूसरे डाकुओं ने गलत हरकत की। जिन लोगों ने उसके साथ गलत हरकत की, अगर फूलन उनको मारती, उनको सजा देती तो ये बहुत अच्छी बात होती। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने उनके साथ गलत हरकत की उनका तो पूरे लाइफ में कभी कुछ ना तो उनको कुछ कर पाई या ना तो उनको कुछ किया, बल्कि एक समाज के ऊपर पूरी प्रॉब्लम को थोप के जो है कई बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी। और जिसमें बेमई कांड जिसको बोलते हैं, जो मुख्य रूप से ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि भाई फूलन देवी ने अपने रेप का बदला लेने के लिए उन लोगों की हत्या कर दी। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज है पूरे इंडिया को, आपके पूरे दर्शक को, कि जो बेमई कांड में जो 20 लोग मरे हैं, एक तो उसमें सबके सब ठाकुर नहीं है, एक कास्ट के नहीं है। अच्छा। उसमें मरने वालों में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं और मुस्लिम भी हैं। अच्छा। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। दलित जो भाई उसमें जिनकी हत्या हुई फूलन के द्वारा, उनका नाम था राम अवतार कठेरिया। ओके। तो वो धानक समाज से थे। दूसरे जो है जो दूसरे हैं उनका नाम था तुलसीराम मौर्य, जो कि पिछड़ी जाति से थे, जो कि कुशवाहा या जो सैनी होते हैं वो समाज से थे। तीसरे जो है उसमें एक नज़ीर खान थे जो कि मुस्लिम थे।
तो उसमें कुल मिला के सभी जाति और सभी धर्म के लोग थे, और ये सब लोग, कोई मजदूर था, कोई मिस्त्री था, या गांव का साधारण किसान था, इनका कोई न। और फिर दूसरा मैं आपको ये भी एक दर्शकों को बताऊंगा कि उनमें से कोई भी डाकू नहीं था, ना तो कोई डाकू था, ना ही उनका फूलन के किसी भी मैटर से कोई लेना देना था। लेकिन जब फूलन उस गांव में आई, उन लोगों को ढूंढते ढूंढते जिनको उनसे लड़ाई थी श्री राम लाला राम से, तो वो लोग तो गांव में मिले नहीं, और वो नहीं मिले तो उन्होंने जो है अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना भय कायम करने के लिए, अपने गिरोह का, डाकू गिरोह का, जो बेगुनाह लोग थे उन सभी लोगों को उन्होंने मार दिया। एक छोटी बच्ची थी सीता नाम की, 1.5 साल की, तो वो अपनी माँ की गोद में थी। उसके पिता को जब मारा जा रहा था, तो जब उसकी माँ उसको बचाने के लिए आई, तो वो जो बच्ची थी, बच्ची को उसने गोद से लेके और ज़मीन पे पटक दिया, 1.5 साल की बच्ची को। और फिर बाद में जो है वो बच्ची मतलब अपाहिज हो गई तब, और फिर बाद में जो है वो मर भी गई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं भी फूलन देवी को अपना आइडियल मानता, अगर वो वाकई में ही श्री राम को, लाला राम को, जिन्होंने उनके साथ गलत किया, उनके अकॉर्डिंगली गलत किया नहीं किया ये भी मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट अगर उनके अकॉर्डिंगली उनकी बात को मैं मानता हूँ, तो फिर उनको जो है सजा मिलनी चाहिए थी, श्री राम को, लाला राम को। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं श्री राम लाला और श्री राम और लाला राम, जो भी उनके लीडर थे गैंग के, तो आप देखिएगा कि उनको पुलिस ने मारा बाद में, बहुत बाद में। अच्छा, जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई तब पुलिस, हाँ, तब पुलिस ने मारा उसको। तो जब वो डाकू थी तब तो वो उनको कुछ कर नहीं पाई उस समय। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई वो जो गांव के लोग थे वो इस डाकू गैंग को, श्री राम लाला राम के गैंग को सपोर्ट करते थे, सिर्फ इसलिए मारा। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मान लीजिए दाऊद इब्राहिम आपसे पैसे मांग ले, वो कहे कि मेरे को 10 करोड़ रुपए दो, और आप डर के मारे दे दें, तो ये हेल्प करना हुआ कि डर हुआ? डर हुआ। तो डर हुआ। तो अगर कोई डाकू गिरोह मान लीजिए किसी गांव को धमकी देता है, भाई आप हमें अनाज दो खाने के लिए, या हमें अपना किसी प्रकार की कोई जो छोटी मोटी, तो डर से देंगे वो लोग, तो डर से देंगे। तो उसमें वो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो उनके साथी बन गए, कि वो मसीहा है उनके, वो डर से दे रहे हैं, वो डर से दे रहे हैं। तो वही बात वहां पर भी थी कि वो पूरा जो है वो डाकुओं का इलाका था। पुलिस ये बहुत पुरानी बात है, तो पुलिस का भी उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं था, पुलिस उनको बचा नहीं पाती थी। तो उनकी मजबूरी थी कि भाई डाकुओं की बात माननी है, और जो खाने पीने या जो भी छोटा मोटा सामान की जो हेल्प है वो करनी है। तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ वही गांव करता था, आसपास के जो भी 200-300 गांव थे, सभी की ये प्रॉब्लम्स थी। आपका इसमें कहाँ से नाम आ गया? मेरे को ये इसमें हुआ ये कि जब जिस दिन फूलन देवी की हत्या हुई, तो उस दिन इत्तेफाक से मैं वहीं था। एक मेरे शहर की एक लेडी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो उनसे कनेक्टेड थी, एक पार्टी के रूप में, पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में वो उनसे कनेक्टेड थी। तो वो मुझे जैसे कभी देहरादून या आसपास दिल्ली या आसपास कहीं जाना होता था, तो क्योंकि उनके पास कोई व्हीकल नहीं था, तो मेरे पास ईश्वर की कृपा से उस समय गाड़ी थी, तो जैसे घूमने का भी थोड़ा युवा एज में शौक होता है ना कि चलो भाई दिल्ली चलते हैं, चलो भाई देहरादून चलते हैं, तो अपना ऐसे उनके साथ में कभी कभी चला जाता था। तो उस दिन भी दुर्भाग्यवश जो है यहाँ आया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो मेरे लाइफ के 13 ईयर्स हैं, तो वो तो तिहाड़ जेल में गए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये शायद मेरी डेस्टिनी रही होगी, क्योंकि अगर मैं तिहाड़ जेल में शायद ना जाता तो फिर तिहाड़ जेल को तोड़ता भी ना। असली एडवेंचर तो आपकी शुरू हुई तिहाड़ जेल जाने के बाद हुए। हाँ, मतलब वही क्या होता है कि ये जो है बहाने बनते हैं लाइफ में। अब प्रभु श्री राम राजगद्दी पर बैठ रहे थे, और लेकिन जो है अगले दिन पता चला कि भाई आपको राजगद्दी पे नहीं बैठना, आपको तो वनवास जाना है। और वो वनवास नहीं, प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम बना, प्रभु श्री राम बने।
तो हमने भी कभी लाइफ में नहीं सोचा था। एक अच्छी फैमिली में ईश्वर ने जन्म दिया, अच्छी एजुकेशन हुई। एक 12th तक मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, सेंट गैब्रियल्स एकेडमी रुड़की में है, अपने आर्मी कैंट एरिया में है वो। और फिर ग्रेजुएशन की देहरादून से। तो हमें भी नहीं पता था कि भाई तिहाड़ जाके ज़मीन पे सोना पड़ेगा 13 साल। लेकिन क्योंकि के वो कार्य हाथ से कराना था जो 800 सालों से पिछले नहीं हुआ, तो फिर इसलिए वहाँ गए। और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर शायद मैं जेल में नहीं जाता तो फिर शायद अफगानिस्तान में नहीं जाता। जाते। तो कमाल है। अब मैं ये आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जिन लोग को नहीं पता कि ये तिहाड़ जेल तोड़ के भाग गए थे, तो आपके ऊपर एक्यूजेशन आया, आपको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। वो कितने साल रहे आप जेल में टोटल? भागने से पहले कितने समय थे? भागने से पहले मैं 2.5 साल रहा। 2.5 साल। हाँ। तो वो 2.5 साल किस ईयर की बात है ये 2001 से 2004 की बात है। 2001 से 2004। हाँ। तो उस टाइम मैं आपके एस्केप पे तो बाद में आऊँगा, पहले वो एक्सपीरियंस ही कैसा था तिहाड़ जेल का? क्योंकि उस समय जिससे मेरी आपसे बात भी हो रही थी कि अफजल गुरु और जैसे चार्ल्स शोबराज या इस तरीके के जितने टॉप क्रिमिनल्स ऑफ द कंट्री आपके साथ आपके ही बैरक में है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ज़मीन पे सोना, जेल का खाना। क्या ये जो पार्लियामेंट वाले आप बता रहे हैं, ये लोग तो मेरे बाद आए थे। अच्छा, ये आपके बाद आए? हाँ, ये इनका जो है दिसंबर का है 2001। ओके। और जो मेरा केस है वो जुलाई का है। आप सीनियर थे जेल में? नहीं, सीनियर है क्या वो? बल्कि मैं आपको बता दूं कि उस केस के जो एक्यूज थे, तो वो फर्स्ट डे जब वो जेल में आया तो वो मेरे ही सेल में डाला तेरी। उसको। फर्स्ट डे उसको मेरे ही सेल में डाला। तो हम मतलब मैं और एक मेरा साथी था, तो 3 लोगों को रखते हैं एक सेल में ना, तो उसको मेरे सेल में डाला। तो हम से तो कुछ कहा गया कि भाई ऐसे करना है, तो हमने नहीं किया। क्योंकि ऐसा है कि जब आदमी कोई जेल में आ जाता है तो देखो शुरू में पता नहीं चलता है कि भाई ये वाकई में कल्प्रिट है या नहीं है। तो किसी के साथ भी हम मान लीजिए गलत करें तो मुझे लगता है वो भी अच्छा नहीं है। कुछ आपको ऑर्डर्स आए थे कुछ करने के लिए जो आपने नहीं करा, वो कुछ को हम रहने देते हैं, आप ये कहने की? अच्छा। तो फिर ये जो है उसके बाद इस केस से जो रिलेटेड मेन पर्सन्स थे, ये अपना ये डॉक्टर गिलानी, जिलानी के गिलानी और अफजल गुरु। फिर ये लोग, ये जिलानी जी भी मेरे साथ काफ़ी समय रहे। वो प्रोफेसर हैं, अभी भी प्रोफेसर हैं। अच्छा। बाद में, हाँ, अच्छा, बाद में बाहर आ गए। जामिया मिलिया में, जामिया मिलिया इस्लामिया। हाँ, इसके अंदर प्रोफेसर हैं वो। उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें मेरा जिक्र भी किया। अच्छा। एक बार उनके ऊपर अटैक हो रहा था, तो फिर हमने एज ए ह्यूमैनिटी तो उनको बचाया, उस चीज़ से, उस झंझट से बचाया। बहुत अटैक्स होते थे जेल में तिहाड़ में उस समय। क्या है कि जो जैसे कुछ ऐसे केसेस आते हैं ना, जैसे निर्भया हत्याकांड था, उसके अंदर जो एक्यूज थे, तो जेल वाले उनको डर के मारे हर समय बंद रखते थे कि इनको तो कोई भी मार के चला। हाँ, कोई भी। और एक ने बाद में तो आत्महत्या भी कर ली, तो कोई भी हाथ साफ कर देता था। ऐसा मैंने सुना था कि जो रेप अक्यूज थे उनका तो सबसे बुरा हाल करते हैं जेल के अंदर, जो रेप करके आते हैं। ऐसा भी होता है? हाँ, ये देखिए क्या है कि जो मतलब अगर आपका बड़ा घृणित कार्य होगा, केस जो है बड़ा खराब होगा, तो भाई जेल के अंदर भी चाहे कोई क्रिमिनल ही क्यों नहीं है, लेकिन है तो इंसान ही ना। तो आपने मान लीजिए इंसानियत से भी नीचे गिरा हुआ कोई काम कर दिया, तो फिर तो वो भी, उनके अंदर भी थोड़ा अग्रेशन आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। आपको कभी लगा कि मेरे ऊपर भी अगर आसपास सबके ऊपर अटैक या हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आपको भी इस चीज़ का डर लगा रहता था कि मेरे ऊपर कभी भी कोई अटैक कर सकता है? देखो क्या है कि खैर हम लोग तो काफ़ी सारे लोग थे। जेल के अंदर गिनती बहुत मायने रखती है ना। और गिनती मायने मतलब किसके साथ कितने लोग हैं? हाँ, ग्रुपिज्म। हाँ, ओके। ग्रुपिज्म बहुत मायने रखता है। और जेल जो अथॉरिटी है
उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचवाना चाहते हैं या नहीं। कि नहीं पहुंचवाना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जेल वाले ही डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन से वार्ड में रखना है, उसके इर्द गिर्द कौन रहेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट डे जब गया तो मुझे अकेले रखा गया। अच्छा। हाँ, अकेले रखा गया। मैं काफ़ी लंबे टाइम तो अकेले ही रहा, बहुत लंबा टाइम। मतलब अगर मेरी पूरी 13 साल की जेल की जर्नी है तो आप मानो कि मैं 11 साल तो अकेले रहा होगा। और मैं वापस अभी इस पे आएंगे, मेरे को बस एक चीज़ पूछनी है कि जब जिस दिन फूलन देवी का मर्डर हुआ उसके कितने टाइम बाद आप जेल के अंदर थे? उसके 2 दिन के बाद पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। अच्छा, 2 दिन के बाद ही कर? हाँ, 2 दिन के बाद ही अरेस्ट किया। और फिर मेरे जो 14 दिन तो पुलिस कस्टडी में रहा, उसके बाद जेल। कितने साल के थे आप उस टाइम पे? मेरी एज रही होगी उस समय 21। ओके भाई, आप उसमें 21 ईयर की उम्र में आप तिहाड़ जेल गए, हाँ, आपने ये सब एक्सपीरियंस करा, तो मतलब 24 की उम्र में आप जेल से 24 की उम्र में भाग गए थे? हाँ, 24 का ही होगा। अब आप उसका पूरा बताओ कि कैसे, क्या हुआ क्या, क्योंकि वो तो पब्लिक नॉलेज में है उसका, तो वो तो सब जुडिस मैटर भी नहीं, वो तो काफ़ी पब्लिक नॉलेज में है कि आप तिहाड़ जेल से भाग गए। तो आप मतलब ये आप इतने समय में पहले आदमी थे तिहाड़ जेल से भागने वाले, और भी भागे हैं? हाँ, तिहाड़ जेल से तो जो मेरी नॉलेज में है, मुझसे पहले जो है चाल शोभराज भागा। से अच्छा, भागे। हाँ, वो लड्डू खिला के। हाँ, हाँ। बट जो चाल शोभराज की जो एस्केपिंग है वो डिफरेंट टाइप की है। मतलब वो क्या है कि उसमें धोखा है, हाँ हाँ उसमें जो है विश्वासघात है। हाँ, धोखा नहीं, विश्वासघात है। क्योंकि वो क्या है, ड्यूटी में काम करता था हाँ, एज ए कैदी ना, हाँ जैसे जी, कैदी लोग काम काम करते करते हैं। हैं। तो वो कैदी में एज ए कैदी काम करता था। उन्होंने एक कहा कि भाई एक का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उन्होंने खाने पीने के लिए किसी को से सामान मंगा लिया बाहर से, केक वगैरह ये सब चीज़ें। और उसी में जो है जो नींद की गोलियां होती हैं वो अपना पीस पास के सब चीज़ों में मिला दी। और फिर जितने भी जो स्टाफ था ड्यूटी के अंदर उन सबको वो खिला दिया। तो सब लोग जो है अपना नींद में चले गए, और फिर वो निकल गए। हाँ, वो लोग निकल गए। तो उसमें और भी कई लोग निकले थे, मतलब अकेले नहीं, जो भी ड्यूटी में दूसरे लोग थे वो निकल गए थे। और जो मेरी जो एस्केपिंग के लिए लोग बोलते हैं, उसमें जो है वो क्लेवरनेस है, बताओ। चालाकी ऐसा बोलते हैं। मतलब मैं तो उसको चालाकी नहीं मानता। एक्चुअली मैं तो मानता हूँ कि ऐसा ईश्वर की इच्छा थी, वरना मेरी तो कोई इतनी हैसियत नहीं है, ना मैं उतना समझदार हूँ और ना ही कोई बहुत तेज हूँ। वो तो प्रभु की इच्छा थी कि मुझे जेल से निकालें और फिर एक माध्यम बनाए अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी लाने का। तो वो एक, इसीलिए आप आ गए थे, मतलब कि आपका रीजन था? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये पूरा प्लानिंग आपने करी हुई थी? जेल के अंदर जाके आपको ये भाव आया है कि मुझे ये करना है, या बाहर से ही ऐसा कुछ था? नहीं, क्या है, सिर्फ बाहर तो मुझे नॉलेज थी। बट क्या हुआ कि एक दिन जब हम अपने वार्ड के अंदर न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे सब लोग ना एक साथ बैठ के ही, तो उसमें हर भाषा के न्यूज़पेपर आते हैं जेल के अंदर। तो सब लोग अपने अपने अखबार लेके सब बैठ जाते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो मैं भी अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने न्यूज़ पढ़ी कि भाई यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है बॉन्डसी में, गुड़गांव में। जी। और उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हैं, भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, अफगानिस्तान में उनकी मिट्टी का अपमान होता है और उसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एज ए फॉरेन मिनिस्टर पहले भी कोशिश ये बात उन्होंने कर चुके की थी। हाँ, कर चुके हैं। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि देखना अब ये भारत सरकार इसको लेकर आएगी, क्योंकि अटल जी प्रधानमंत्री हैं और उनकी ऐसी इच्छा पहले भी रही है। और आरएसएस जैसा जो संगठन है वो भी इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है। तो मेरे साथ में ही जो है ना 2 अफगानी टेररिस्ट थे, तालिबानी टेररिस्ट थे, ताज़ा खान और गयूर खान उनके नाम थे। यार
तो आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ? तो वो जो है वो हंसने लगे। वो कहने लगे कि राणा जी आपकी जो गवर्नमेंट है वो तो नहीं ला सकती इसको, अच्छा। और ये तो हम ही लोग हैं जो वहाँ से आके कुछ भी कर सकते हैं, और आप लोग नहीं कर सकते। हाँ ये आपके सरकार के बस की बात नहीं है। और कहने लगे कि आप तो आलू खाने वाले लोग हो। और तो मैंने कहा चलो मैं जाऊंगा। तो वो कहने लगे कि आप वहाँ जाने की बात कर रहे हो, तो हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम लोग अफगानिस्तान, मतलब हम लोग यहाँ पे तिहाड़ जेल में हैं, तो हम लोग इससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप पहले तिहाड़ से ही निकल के दिखा दो, वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा मेरे मुंह से निकल गया कि भाई तिहाड़ से भी निकलूंगा और अफगानिस्तान भी जाऊंगा। तो ऐसा निकल गया। शायद सरस्वती जी मुंह पे बैठी होंगी। अब निकल गया तो क्या हुआ कि जेल एक ऐसी जगह है कि अगर आपने कुछ बोल दिया ना तो आप उसको हवा में नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आपको क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल बंद कर लोगे या उनको फेस नहीं करोगे, वो तो उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही रहना है, और एक दो दिन नहीं, पूरे पूरे टाइम, कई कई सालों तक रहना है। तो वो तो अपना सुबह उठें और कहें राणा जी कब जा रहे हो अफगानिस्तान। अब मैं तो जो है मैंने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं, गड़बड़ नहीं, मतलब करना पड़ेगा। हाँ मतलब मेरे मन, प्राइड पे बात है। हाँ मतलब बड़ा एकदम दृढ़ निश्चय बनता चला गया कि भाई जाना है। तो उसके लिए कई प्लानिंग्स बनाई, वो फेल हो गई। अंदर ही या बाहर कनेक्ट था किसी के साथ? नहीं अंदर ही, मतलब क्या है कि जैसे पूरा एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम से कहाँ पे जो है उसको ब्रेक करके जा सकते हैं, तभी तो जेल ब्रेक होएगी। तो उस पर जो है एक विजुलाइज किया ना, विचार किया, तो उसमें अलग अलग प्लानिंग्स निकल के आई। तो कुछ प्लानिंग्स जो है वो फेल हो गई, तो उसमें एक साल जो है चला गया। हाँ चला गया। तो फिर जिस प्लानिंग के तहत ईश्वर ने मुझे बाहर निकाला, तो फिर वो प्लानिंग बनी और वो सक्सेस कर दी, और फिर निकल गया बाहर। नहीं निकले कैसे ये तो बताओ। क्या हुआ कि मेरी कोर्ट डेट थी, तो कोर्ट डेट पर क्या है कि जो पुलिस पर्सन्स हैं, वो लोग जिन जिन की कोर्ट की डेट होती थी उन लोगों को सुबह लेने के लिए आते थे जेल में। तो मेरी जो इसको गारद बोलते हैं, तो वो 14-1 की गारद थी। अच्छा। मतलब 14 पुलिस वाले मेरे साथ जाते थे। तो वो लोग क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरी जो कोर्ट डेट थी वो हरिद्वार में थी, तो हरिद्वार जाने के लिए जो वो मुझे अपनी खुद की गाड़ी से ले जाते थे, मतलब खुद की गाड़ी इन द सेंस पुलिस वैन में, जो बस होती है ना पुलिस की, तो उसमें लेके जाते थे। तो वो जैसे 10 बजे तक कोर्ट में पेश करना होता है, तो 7 बजे चलेंगे दिल्ली से, तो 10 बजे तक 10:30 तक पहुंच जाएंगे। तो उनका जो टाइमिंग था ले जाने का वो अप्रॉक्सीमेटली 6:30 बजे था। तो मैंने अपने कुछ साथियों को रेडी किया कि भाई 6:30 बजे 6:45 बजे पुलिस वाले आते हैं लेने, आपने भी वैसी ही गाड़ी वैसे ही वर्दी पहन के आना है पुलिस की, और 6:15 और 6:30 के बीच में आना है, उनसे बस 10-15 मिनट का गैप एक्स्ट्रा पहले ले। तो मूवी है पूरी की। तो जो है अब वो लोग जो है मतलब उस दिन क्या है कि आप समझिए कि ईश्वर की इच्छा थी, वरना तो मैं अनसक्सेसफुल तो हो ही गया था, वो पूरा प्लान भी फेल हो गया था। हुआ ये कि जो मेरे जो आने वाले थे साथी, मैं तो चला गया वहाँ, 6:15 हुए, 6:30 हुए, और समझिए कि फिर 6:35 हुए, 6:40 हुए, और वो नहीं आए। जब 6:40-6:35 हो गया, तो पहले तो मुझे आज भी याद है, मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर प्रार्थना करने लगा भाई अब मत आओ। क्योंकि अब तो वो टाइम हो रहा है कि वो असली वाले आने वाले हैं। हाँ मतलब एनी टाइम आ जाएंगे। उनका ये 6:30 to
6:45 के बीच का टाइम था। अब मेरा वाला बंदे आए 6:45 और 50। अब जब आ गए तो आप अपना काम तो बीच में रोक नहीं सकते। हमने अपना शुरू कर दिया, जो पेपर वर्क था और वो सब फटाफट किया और फिर निकल भी गए। जब निकल गए तो उसके बाद जो है, मतलब मुझे जब मैं 2.5 साल के बाद वापस आया तो जो उस दिन इंस्पेक्टर जो जिनकी ड्यूटी थी, तो वो मुझे 2.5 साल के बाद दोबारा से मिले, 3 साल के बाद। तो उन्होंने कहा शेर सिंह मुझे पहचाना? मैंने कहा मैंने तो नहीं पहचाना सर। तो कहने लगे जिस दिन एस्केप हुए ना, तो उस दिन तो मेरी ड्यूटी थी। मैंने कहा अच्छा। कह रहे यार तुम्हारी किस्मत बहुत। मैंने कहा कैसे सर? कह रहे यार हम आ रहे थे 6:30 बजे और गाड़ी जो है पंचर हो गई। तो हमने जो है, कह रहे पंचर कराई थी या हो गई? कह रहे पंचर कराई तुमने? गाड़ी जो है हमारी पंचर करा दी। तो वो आधा घंटा जो है वो टायर वायर चेंज करने में लग गया और तब तक निकल गए तुम। तो एक सेकंड, तो जो 14 लोग को आने थे आपको लेने के लिए पुलिस की गाड़ी में, वो जब आप तिहाड़ से बाहर निकलते हो वो लोग बाहर खड़े थे? मतलब जो ये प्रोसेस होता है किसी और जगह ले जाने का पेशी के लिए, अंदर के लोग अलग होते हैं पुलिस वाले। हाँ, वो आपको बाहर जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंदर का इंस्पेक्टर हूँ और आज शेर सिंह राणा पेशी के लिए कोर्ट जा रहा है, तो आपने जैसे ही मुझे पता लगे कि बाहर 14 पुलिस वाले आ गए हैं, गाड़ी आ गई है, इसी को ले जाने आए हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पे आए होंगे, तो मैंने अपनी फॉर्मेलिटी करके आपको बाहर भेजा और वो लोग ले गए। उनकी आईडी चेक या वो सब उस टाइम कुछ नहीं हुआ था? नहीं, वो सब चीज़ चेक होती है। वो क्या होता है, एक कमांड बोलते हैं उसको, कमांड। अच्छा। तो पुलिस वाले कमांड लेके आते हैं। कमांड में क्या होता है कि जिन पुलिस पर्सन्स की ड्यूटी होती है वो सब लिखी होती है, और वो लिखा, मतलब जो एक्यूज है उसका नाम, उसके FIR नंबर, वो सब लिखी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है, एक कमांड की जो कॉपी होती है वो जेल वालों को वो देते हैं। अच्छा। तो उसमें एक्यूज का नाम और जो उसको लेकर जा रहे हैं उन सब की रैंक और उनके नाम लिखे रहते हैं। तो क्या होता है कि जो वेपन्स होता है, वेपन्स जो है वो जेल के अंदर अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए कि किसी को 14 पुलिस वाले लेने के लिए आए, तो उसमें एक जो पुलिस पर्सन होगा वो, उसके पास कोई हथियार नहीं होगा। उसका काम होगा एक्यूज को पकड़ना, पकड़ के रखना। तो वो उसको हाथ से पकड़ेगा, वो बिना वेपन का होगा। तो वो अंदर आएगा और उसके साथ एक ऑफिसर अंदर आएगा, चाहे वो सब इंस्पेक्टर आए या हवलदार आए। तो वो जो हवलदार आएगा या जो भी ऑफिसर आएगा, वो अपने साथ वो पूरे पेपर लाएगा, और वो जो सिपाही होगा वो उसके साथ आएगा। ठीक है। वो दोनों अंदर आएंगे, और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोलते हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, इंस्पेक्टर जिसको आप बोल रहे हो, तो वो DS होता है। तो वो उसके सामने जाएगा, वो कागज़ देगा। हाँ, और जेल अथॉरिटी का काम है कि उस कागज़ को देखकर उस एक्यूज को उसको हैंड ओवर करना। फिर उनका जब वो हैंड ओवर कर देगा उसको, तो वो आपस में लिखा पढ़ी करेंगे, साइन कर देंगे कि हमने एक्यूज को हैंड ओवर रिसीव किया। हाँ, रिसीव किया। और बस फिर वो उनकी कस्टडी में, फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या हुआ कि जब मैं निकल गया तो सबसे पहले तो वहाँ पे आपस में लड़ाई बजी उनकी। असली पुलिस वाले जब आए तो जब असली पुलिस दे दिया आपने तो सिस्टम। जब निकल गया तो असली पुलिस वाले आए 15-20 मिनट के बाद। तो उन्होंने कमांड दी, उन्होंने कहा भाई शेर सिंह को दो, लेके जाना है। तो वो बोला भाई कितने शेर सिंह ले जाओगे, ले तो गए। तो वो कह रहे हम तो नहीं ले गए। तो वो भी कंफ्यूज हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कभी कहीं हमारे ही कोई साथी ले गए। उन्होंने वो जो पर्चा देखा, हाँ दिखाया, भाई दिखाओ जरा। तो फिर उन्होंने VPL जो विकासपुरी पुलिस लाइन है, वहाँ से ये सब गारद आती है जेल के लिए ना। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई ये तो यहाँ पे एक्यूज है नहीं, और कोई और तो नहीं भेजा किसी को लेने के लिए? उन्होंने कहा नहीं भाई, कैसे भेज देंगे किसी और को, आप ही की ड्यूटी है। फिर जो है उनकी आपस में लड़ाई हो गई। तो जेल वालों ने अपना अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। तब तक तो आप निकल चुके थे। हाँ, तब तक तो काफी दूर। अब मैं 2 क्वेश्चन है मेरे इसमें। पहला ये कि आपने ये जो सारी प्लानिंग करी, क्योंकि
उस टाइम तो ऐसा भी नहीं ना कि फ़ोन्स, अब आजकल तो जेल के अंदर इतना इजीली एक्सेसिबल होते हैं फ़ोन वगैरह, वो मुझे पूरा सिस्टम पता है। लेकिन उस समय आपने ये सारी प्लानिंग कैसे कर ली जेल के अंदर बैठे बैठे? आप बाहर लोगों से कांटेक्ट कैसे करते थे? देखो ये जो आप पूछ रहे हो ना, इस पूरे स्केपिंग में ना यही एक चीज़ है जो आप नहीं बता सकते। और यही एक चीज़ है जो कि अभी भी सुधार नहीं हुई होगी वहाँ। जेल के अंदर? है ना? तो अच्छा, आप इस पे कमेंट नहीं करना चाहते? हाँ, एक्चुअली क्या है उसका लाभ, भाई मुझे तो अब कोई लाभ हानि नहीं लेनी, बट मैं नहीं चाहता कि कोई और उसका जो है वो लाभ ले ले, क्योंकि मुझे ये भी विश्वास है कि उस पर किसी और की निगाह भी नहीं पड़ेगी है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जब जब एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं पड़ी आज तक, तो फिर किसी और की भी नहीं पड़ेगी। तो वो एक है पॉइंट और एक जगह, मतलब जहाँ से आदमी कम्युनिकेट कर सकता है, जो भी कर सकता है। हाँ। चलो मैं आपसे ऑफ द पॉडकास्ट पूछ लूँगा ये तो। बट ऑन द पॉडकास्ट, अब जब आप जो भी अपना जरिया ढूंढ रहे थे प्लानिंग पूरी करने का, तब ये भी प्लानिंग हो चुकी थी कि जो लोग आपको भगाने लेके आएंगे वहीं से ही अफगानिस्तान जाने की भी पूरी प्लानिंग बन गई थी कि अब भगाना है इसको, मतलब अब शेर सिंह राणा को भागना है यहाँ से, इंडिया से? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे का बताओ, फिर क्या हुआ आगे? फिर निकलने के बाद जो है, सबसे पहले मैंने पासपोर्ट संजय गुप्ता के नाम से मेरा पासपोर्ट बना? मिला, हाँ मुझे बना मेरा। और उस पासपोर्ट पे मैं सबसे पहले बांग्लादेश गया। हाँ भाई, एक बार ना कैमरा इधर करके इनको भी दिखा दो कि बांग्लादेश में शेर सिंह भाई रुके किनके साथ थे। ये है, आपका क्या नाम है भाई? इनका क्या नाम है? शाहीन भाई। शाहीन भाई नाम है इनका। तो ये जब बांग्लादेश गए तो इनके साथ 1.5 साल रहे ना? हाँ 1.5 साल रहे। अभी ये बाय चांस इंडिया आए हुए थे और आज हमारे पॉडकास्ट पे आ गए। तो सबसे पहले बांग्लादेश गया, और फिर बांग्लादेश जाने के बाद जो है, फिर वहाँ पे एक प्लानिंग स्टार्ट करी कि भाई कैसे जो है अब यहाँ से अफगानिस्तान जाया जाए। तो उसमें पाकिस्तान एम्बेसी में गया, वहाँ मतलब बांग्लादेश में जो पाकिस्तान कॉन्सुलेट है, हाँ, और फिर आपका जो अफगानिस्तान कॉन्सुलेट है वहाँ गया। तो कुछ बात बन नहीं पाई वहाँ से। जब बात नहीं बन पाई तो फिर मुझे इंडिया से ही मैंने जो अफगानिस्तान कॉन्सुलेट है मुंबई में, तो वहाँ से फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया, और शुरुआत में वो 14 दिन का वीज़ा मुझे अफगानिस्तान का मिला। फिर हाँ, तो फिर मैं वापस वीज़ा को लेके बांग्लादेश गया, और ढाका से गया दुबई। दुबई से एक फ़्लाइट जाती थी काम एयरलाइंस की। अच्छा, तो काम संजय गुप्ता के नाम पे सब? हाँ, संजय गुप्ता के नाम से। और फिर काम एयरलाइंस से जो है वो अफगानिस्तान पहुंचा। भाई आप कभी सोचते हो कि मैं 24 साल की उम्र में क्या कर रहा था? मतलब यार, आज मैं 26 साल का हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि पहले तो मैं जेल से भाग जाऊं, उसके बाद मैं इतना सब कुछ करके और अफगानिस्तान पहुंच जाऊं। तो मतलब क्या था, आप कुछ दिमाग में आपके उस टाइम चल रहा था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया ये? नहीं, देखो मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये एक्चुअली क्या है कि प्रभु की इच्छा थी। अदरवाइज तो मैं आज भी जब इधर तिहाड़ के आगे पीछे कहीं से जाता हूँ ना, उसकी दीवारों को देखता हूँ, तो मैं खुद अपने से ही क्वेश्चन करता हूँ कि यार तू यहाँ से निकल कैसे गया। तो क्या होता है कि जब लिखा हुआ था, हाँ वो लिखा हुआ था, और इसीलिए हर स्टेप पर ईश्वर ने मेरी हेल्प करी, भगवान ने मेरी मदद की। और कई बार, एक दो बार नहीं, जेल से निकलने के बाद कई बार ऐसे हालात बने कि बस मतलब बस मैं मरा, मतलब कि समझ लीजिए कि बस ये लगा कि भाई आज तो तेरा आखिरी दिन है, या अब तो तू आखिरी वो है। बट फिर जीवन बचा और अपने काम में लग गया। तो अब आप दुबई से मतलब आप यहाँ से ढाका गए, ढाका से वापस इंडिया आए, आपने अपना अफगानिस्तान कॉन्सुलेट से वीज़ा लगवाया 2 हफ्ते का, फिर आप यहाँ से गए नेपाल? नहीं, यहाँ से फिर ढाका गए, ढाका से दुबई गए? हाँ, ढाका से दुबई फ्लाइट से गए?
हाँ, एक्चुअली क्या है कि उस समय अफगानिस्तान जाने के लिए सिर्फ 3 जगह से ही प्लेन की सर्विस थी। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सिर्फ 3 जगह से कनेक्शन था एयरपोर्ट का, काबुल एयरपोर्ट का। वो था इस्लामाबाद से, वो था दिल्ली से, और वो था दुबई से। तो मान लीजिए किसी अमेरिकन को, नाटो फोर्सेस के व्यक्ति को, या किसी भी व्यक्ति को जाना हो तो वो इन तीनों जगह होके जा सकते। हाँ, यहाँ से ही जाएगा। या फिर जो बड़े ऑफिसर्स हैं या बड़े हैं, वो तो अपना प्राइवेट प्लेन लेके जाएंगे, आर्मी का जो हुआ उनका अपना। बाकी जो वैसी सर्विसेज चाहेगा, आपने अपना प्लेस वगैरह भी बदला था? वो खुद ही बदलता चला गया। तो वो खुद ही दाढ़ी बढ़ती चली गई, कटवाई नहीं, तो 3 महीने में देख लो कितनी हो जाएगी। और आपको किसने, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था? मतलब जो वो 14 लोग भी आए उस समय, हाँ, जो आपको निकलवाने आए। नहीं, वो लोग 14 नहीं थे, वो तो कम लोग थे, हमें तो उतनी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जितने भी थे 3-4, उसके बाद जो आपका पूरा ये जो ट्रैवल बना, फेक पासपोर्ट संजय गुप्ता के नाम। नहीं, उसमें उन लोगों का तो कोई भी इंटरफेयर नहीं था, कोई भी लेना देना नहीं था। और कोई थे जो आपको इसमें नहीं, वो किसी की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही मैंने उसका इंतजाम किया। और पैसा भी तो चाहिए था ये सब। पैसा तो हो गया अरेंज। हाँ, अरेंज हो गया। हो गया, इसी पे छोड़ देते हैं हम। हो गया अरेंज, हो ही जाता है। हाँ। जब प्रभु की जब अच्छा मन से अच्छा काम करोगे तो पैसे अरेंज हो जाते हैं। तो आप ऐसे, आपके अभी भी बातों में लग रहा है कि आप बदमाश तो हो, क्यूट वाले, ऐसे गुंडे वाले नहीं। फिर आप अफगानिस्तान पहुंच गए फाइनली, ढाका से फ्लाइट लेके। तो अफगानिस्तान पहुंच के क्या हुआ? वो जगह कहाँ ढूंढी? क्या उस टाइम वहाँ पे अमेरिका था या तालिबान रूल कर रहा था उस टाइम? नहीं, वहाँ पे उस समय उनके दोनों की आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। हाँ, वो सबसे डेंजरस और सबसे क्रिटिकल टाइम था। 9/11 की बाद की ही बात है, मतलब हाँ, उसी टाइम वही फील। हाँ, वही था भाई। जब 9/11 हो गया ना, उसके बाद 2001 में हुआ शायद, और 2004 में आपने इसके। हाँ, वही टाइम है। तब तक तो बड़ा वहाँ का माहौल बहुत ही खराब था। कभी भी तालिबानी अटैक कर देते थे नाटो फोर्सेस के ऊपर, कभी भी बम फूट जाता था, और मतलब अच्छा माहौल नहीं था देश का। और जब मैं वहाँ पे गया काबुल के अंदर, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम उस तरह का एयरपोर्ट देखा था। तो मैं गया तो मैंने देखा बाहर जो है टैंक खड़े हुए हैं एयरपोर्ट के। तो और मैंने सोचा बाहर टैक्सी मिलेगी, तो टैक्सी की जगह जो है लंदन घूमने आए। तो बाहर जो है टैंक ही टैंक खड़े थे। मैं वापस आ गया एयरपोर्ट के अंदर ना, तो जब मैं वापस आया तो पूरा एयरपोर्ट खाली हो चुका। भाई क्या क्या कर दिया आपने? तो सिर्फ एक ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ था। तो मैंने उससे बात करी, उससे पूछा, वो ट्रेवल एजेंट था। फिर उसने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया, तो टैक्सी मंगा के दी मुझे। तो फिर एक होटल में रुका फर्स्ट डे। फिर नेक्स्ट डे मैं कंधार चला गया। तो जब कंधार पहुंच गया मैं, तो जो मुझे वहाँ पे मतलब एक रास्ता बनता चला गया। जिस होटल में रुका उसने मेरे को उससे जान पहचान करा दी कंधार में। वो कंधारी नहीं था तो काबुली, बट वो गया हुआ था किसी काम से। हाँ, तो जब वो मुझे मिला नेक्स्ट डे, वहाँ मैं पहुँच गया। वो मेरे से बोला कि किस देश के लिए जासूसी करते हो? अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैं तो जासूसी नहीं करता। तो कह रहा नहीं करते हो? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मतलब पहले दिन अफगानिस्तान में कदम रखे और अगले दिन जो है कंधार आ जाए। तो मैंने कहा भाई मैं कोई जासूसी नहीं करता। अगर जासूस होता तो भारत सरकार कोई बेवकूफ़ है मेरे को संजय गुप्ता के नाम से भेजती। यहाँ मेरे को जो है वही के लोकल नेम से हाँ, लोकल नेम से भेजती। पासपोर्ट बनाने का अधिकार तो इंडियन गवर्नमेंट का है। तो खैर वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसको यकीन नहीं हुआ। वो मुझसे कहने लगा कि जब मैं किसी काम से आता हूँ ना यहाँ पे कंधार, तो मैं तो अफ़गानी हूँ, मेरी अम्मी जो है मुझे 4 बार गले से लगाती है कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कंधार का माहौल तो ऐसा हॉटस्पॉट था। हाँ, वो तो तालिबान का गढ़ था। तो
खैर फिर मैंने अपनी खोजबीन स्टार्ट करी वहाँ पे, कंधार से करी, नहीं मिली। फिर मैं काबुल वापस आया, फिर मैं हेरात गया। अच्छा, आपको पता नहीं था कि आपको जाना कहाँ है अफगानिस्तान? नहीं, मुझे जो, हाँ, मुझे एक्चुअली फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी पूरे देश को ही, वो थी भाई कंधार में है, बट कंधार में कुछ नहीं था। कंधार में जो है जब नहीं मिली तो फिर मैंने सोचा अब दूसरी जगह देखना चाहिए। एक तो वहाँ के लोगों को कोई जानकारी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वहाँ का माहौल ऐसा है उस पता समय। ही नहीं चल क्या रहा है। हाँ, नहीं, देखिए क्या है कि जो कनेक्टिविटी थी ना उस समय और उससे पहले से, कनेक्टिविटी नहीं है लोगों की आपस में। सपोज कीजिए आप यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं, अब 200 किलोमीटर दूरी पर क्या है ना, तो आप कभी लाइफ में गए हो, पूरी लाइफ में, मतलब जो जहाँ पैदा हो रहा है बस वहीं 10-20 किलोमीटर का जो दायरा है उसका, वहीं पर ही उसका पूरा जीवन कट रहा है। जैसे पहले, आज से 200 साल पहले ऐसे ही होता होगा ना भाई। वो अभी भी वैसे ही थे कि उनको आसपास का कुछ पता ही नहीं, बस अपने इलाके का ही पता है। भाई आप सपोज कीजिए जब आज से 200 साल पहले जब गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, तो कोई जयपुर रहता होगा तो उसको थोड़ी ना मालूम है कि भाई लुधियाना किधर है, ना उसका कोई काम पड़ना है। सिर्फ जो राजा महाराजा है या जिनको अटैक करना है या कुछ करना है, उनको पता सिर्फ उन्हीं लोगों को नॉलेज रही होगी, एक आम साधारण लोगों को तो कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही वहाँ पर भी जो है, जो साधारण लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है ना, वो कोई अपना कोई इंटरफेयर है उनका किसी दूसरे काम में, अपना जीवन जी रहे हैं, तो लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर मैं वहाँ पे हेरात गया, हेरात जो है ईरान बॉर्डर पे है, वहाँ पे भी खोजबीन की। वहाँ से मुझे थोड़ी जानकारी मिली कि भाई जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने बताया भाई जो शहाबुद्दीन गौरी हैं उनकी जो समाधि है वो गजनी के पास है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने इसको आपस में मिलाया कैसे, वो मैंने इंटरनेट पर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनका वो आया। अच्छा, अगर आप अभी भी गूगल पे लिखेंगे ना अटल बिहारी वाजपेयी जी गजनी पृथ्वीराज चौहान, तो वो आ तो उनका वो आ जाएगा भाषण या उनका लेख है। तब उन्होंने जब वो एज ए विदेश मंत्री वहाँ गए थे तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि भाई मैं गजनी जाके पृथ्वीराज चौहान की समाधि देखना चाहता हूँ, बट तब उन्होंने अलाउड नहीं किया था। तो उनके उससे मुझे जानकारी मिली, तो ये उन्होंने पार्लियामेंट में आके बताया था। तो फिर मैं वो जगह मुझे मिली, फिर मैंने प्रयास शुरू किया कैसे इसको खोदें। उसमें भी अनेक जो प्रयास थे वो विफल हो गए, असफल हो गए, और फिर आखिरी में ले दे के चोरी करनी पड़ी, कैसे? रात को खुदाई करनी पड़ी। और भाई आप अकेले थे? कोई था वहाँ आपके? नहीं, मैंने वहीं से ही कुछ साथियों को तैयार कर लिया था। क्या बात है यार। आप तो फुल ऑन। हाँ, तो कुछ साथियों को तैयार कर लिया। जब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो ना भाई, प्रभु श्री राम जी ने भी तो साथी तैयार कर लिए थे लंका पे अटैक करने के आप लिए। निडर आदमी हो एकदम। तो हमने भी वहीं से ही कुछ बंदों को तैयार किया जो हमारी हेल्प कर सकते थे, और उनकी हेल्प ली। देखो, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, हमने उनके भी देश में जाके, किसी के भी देश में जाके किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई, किसी का कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, कोई लॉ नहीं तोड़ा, ऐसा भी नहीं है कि कोई कानून तोड़ा हो किसी देश का। तो हमने सब लीगली करा, उनके अकॉर्डिंगली भी, मतलब हमारे हिसाब से तो है ही। और अगर वो किसी को कब्र को खोदना भाई इलीगल मानते हैं तो वो मैंने किया है ना, बट और कुछ नहीं किया। नहीं तो हुआ क्या? आप वहाँ रात को अपनी लोग लेके पहुंचे जिस जगह पे था? हाँ। वहाँ कोई था नहीं उस समय? वो एक्चुअली क्या है, वो जो प्लेस थी वो ऐसी है जैसे गांव है ना, तो गांव के बाहरी साइड में है। मतलब ऐसे नहीं है कि वहाँ कोई सिक्योरिटी है या कुछ है, समझ गया। मतलब वो गांव की ही, एक गांव का ही एक सिक्योरिटी मान लो आप, गांव को ही सिक्योरिटी मान तो लो। वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ पे पृथ्वीराज? हाँ, वो तो क्या है कि जो, नहीं देखिए क्या है कि जो गौरी जो हैं, जो उनकी जो कब्र है उस पर उनकी पूरी तारीख लिखी हुई है।
और उनके पैरों की साइड में 2 समाधि है। तो जब मैंने लोकल लोगों से बातचीत करी कि भाई ये पैरों की तरफ किसकी समाधि क्यों बनाई हुई है, भाई समाधि तो मतलब कब्र किसी की भी हो, कब्र तो हमेशा रिस्पेक्टफुल होती है ना, भाई कोई तो बुजुर्ग पूर्वज होगा ना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो गौरी हैं इनके पैरों की तरफ क्यों बनाई हुई है, और इसके ऊपर जब आप गौरी के जियारत के लिए जाते हैं अंदर तो उस पर जूते चप्पल क्यों उतारते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ये वो काफिर है जिसने शाहबुद्दीन को शहीद किया। तो उनके कब्र के ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये गाजी और शहीद है। तो फारसी के अंदर जो गाजी और शहीद की जो परिभाषा है वो ये है कि गाजी वो होता है जो काफिर को मारता है, उसको वो मतलब तमगा मिलता है, और शहीद वो होता है जो किसी काफिर के हाथ मरता है। तो शहीद वो तो होता है जो किसी काफिर के हाथ मरता है। हाँ, अच्छा। तो उनकी कब्र के ऊपर शहीद और गाजी दोनों लिखा हुआ है, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। तो वो फारसी भाषा में थी, तो उसका मतलब जो मैंने आपसे बताया वो यही है। तो फिर उसको जब कंफर्म हो गया तो मैं उसको फिर लेकर आया। अब उसमें कोई कंकाल या कोई चीज़ तो मिली नहीं, तो जो मिट्टी मेरे से मैं ला सकता था उसकी खुदाई करके वो मैं उसको लेकर आया। तो ऐसा कहते हैं कि वो महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान, सॉरी महाराणा पृथ्वीराज चौहान की और चंद्रबरदाई जो उनके कवि थे, दोनों की कब्र थी उनके पैरों की साइड में। जो उनकी कवि थे, हाँ, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे उनके जो कवि थे ना, उनके जो दोस्त थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई, जिन्होंने ये दोहा पढ़ा था ना, 4 बांस 24 गज अष्टांगुल प्रमाण ता ऊपर पृथ्वीराज चौहान जी के कवि थे। सुल्तान है ना चुके चौहान। तो वो जिन्होंने बोला था उनका नाम चंद्रबरदाई था। भाई पृथ्वीराज चौहान जी बिना इंडिकेशन के कैसे शूट करते, तो वो चंद्रबरदाई जी ने बोला था और पृथ्वीराज चौहान जी ने बाण चलाया था। तो पृथ्वीराज चौहान जी भी सम्मानित हैं देश के लिए, हमारे लिए, और चंद्रबरदाई जी भी सम्मानित, बिल्कुल सम्मानित है। अभी मैंने एक मूर्ति का अनावरण किया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो है वो चंद्रबरदाई जी की भी मूर्ति आप लगाइए। तो मैंने अभी 2 ऐसी मूर्तियां, एक तो अभी कासन गांव पड़ता है गुड़गांव में, तो अभी 15 दिन पहले ही मैंने इन दोनों के मूर्ति का अनावरण किया। और एक अलियर गांव पड़ता है वहीं गुड़गांव में, वहाँ पर भी उन्होंने मेरे कहने से पृथ्वीराज चौहान जी के साथ साथ चंद्रबरदाई जी की भी मूर्ति लगाई और फिर उसका हमने अनावरण किया जी। तो फिर आप वहाँ से मिट्टी लेके आए जी, वापस भारत लौटे, वापस यूएई गए? नहीं, मैं वापस दुबई आया। दुबई बिल्कुल सेम रूट से दुबई आया, और दुबई से फिर मैं दुबई से आया इंडिया। दुबई से आए, हाँ, और फिर इंडिया में वो सारी जो मिट्टी और जो अन्य सब सामान था वो मैंने एक सामाजिक संगठन के सुपुर्द किया। तो और फिर मैं वापस गया बांग्लादेश। वो सुपुर्द करके मैंने जो है चाहा कि भाई इनका स्मारक बन जाए। तो उन लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में जिला मैनपुरी है वहाँ पे एक चबूतरे का निर्माण कराया और वो सारा सामान उसी में रख दिया। अच्छा, उनके मिट्टी का कुछ अंश मैंने अपने पास भी रखा, आधा, और उसको गंगा जी में कलकत्ता में जो है प्रभावित भी किया। तो मैंने अपना पूरा काम किया। अब इसमें कई लोग, बल्कि मैं ये भी बोलना चाहूँगा, कई लोग ये बोलते हैं कि भाई कंकाल तो नहीं लाए, या मिट्टी है, पता नहीं ये उनकी कब्र थी नहीं थी। देखो, मैंने अपना सच्चे मन से प्रयास किया और मैंने अपने सच्चे मन के प्रयास से अपने जीवन को खतरे में भी डाला। एक ने मुझसे ऐसे ही, मैं एक बार गुजरात गया था, बड़ौदा, तो मेरे से किसी ने यही क्वेश्चन किया कि वो डॉक्टर थे, तो मैंने उनको जवाब दिया तो वो इतने इम्प्रेस हुए। मैंने कहा कि चलिए, हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, आपके जो फादर साहब हैं उनकी जो तस्वीर है ना, उसको ज़मीन पे फेंकता हूँ और उसके ऊपर जूते रख देता हूँ अपने
तो आपको कोई परेशानी होगी या नहीं होगी इससे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगी। तो मैंने कहा कि आपके फादर के ऊपर तो नहीं रखे, तस्वीर के ऊपर ही तो रखे। तो उन्होंने कहा लेकिन है तो मेरी इंसल्ट ही ना। तो मैंने कहा कि भाई वो जो कब्र बनाई हुई है, मेरा तो ये मानना है, वहाँ के लोगों का मानना है कि उन्हीं की थी, और मैंने अपना पूरा काम किया। लेकिन आप मान लो नहीं भी थी, लेकिन वो उसको मान के वैसे उसके ऊपर रखते हैं, तो इंसल्ट तो कर ही रहे थे ना। तो उसको तो हमने, हाँ, उनका भाव तो वो ख़त्म किया ना। तो मेन है किसी भी कार्य में भाव देखना। सही बात। हमारा भाव, मैं 2.5 साल जेल से बाहर रहा। इन 2.5 सालों में मुझ पर बहुत सारे दबाव थे कि मैं क्राइम करूं, कुछ जो अंडरवर्ल्ड डॉन के लोग करते हैं, पैसे के लिए काम करूं, है ना। लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपना काम किया, और अफ़गानिस्तान से जो काम करने के लिए गया था वो काम करके वापस आया, और फिर दोबारा से सरेंडर करके जेल में गया। फिर अपनी पूरी जो मेरा कानूनी रूप से जेल पीरियड था 10.5 साल, फिर से मैंने जेल में काटे। तो इस बात को अप्रिशिएट भी किया कुछ बड़े ऑफिसर्स ने। उन्होंने कहा कि आप पहले व्यक्ति हो जो 2.5 साल फरार रहे, तिहाड़ जैसी जेल से गए, और मौका मिला, लेकिन आपने कोई भी गलत काम नहीं किया, तो इसको आपने अपने देशभक्ति के काम के लिए यूटिलाइज किया। तो उन्होंने फिर मेरा फेवर भी किया, इंटरनल हेल्प भी करी, और रिस्पेक्ट भी करी। सेंटेंस उसमें कुछ, अच्छा सेंटेंस तो उसमें कुछ कम नहीं हुई ना? किसमें? अच्छा अभी तक तो आपको सेंटेंस वैसे तो आपको नहीं, ये जो केस है, ये जो एस्केपिंग का केस है और पासपोर्ट का जो केस है, ये तो अभी मेरा चल रहा अभी भी जो है 2004 से अभी चल तक रहा है। ये अंडर ट्रायल ही है। 20 साल से केस चल ही रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ ये केस वापस होना चाहिए। एक्चुअली वापस इसलिए होना चाहिए, देखो मैं जेल से निकला तो मैं अपने लिए तो लिखना ली भाई। मैंने अगर कोई अपने लिए काम किया हो 2.5 साल में, मैंने कोई पैसे कमा लिए हों या कोई भी अपने रिलेटेड कोई काम किया हो, तो फिर नहीं हो वापस। बट मैं तो जेल से बाहर गया अफ़गानिस्तान जाने के लिए, वरना नहीं जाता। मैंने पासपोर्ट बनाया, उस पासपोर्ट का भी मैंने यूज़ सिर्फ अफ़गानिस्तान जाने के लिए किया, उसका भी कोई वो नहीं किया दूसरा कोई यूज़। तो ये जो दोनों पासपोर्ट एक्ट और ये जो जेल एस्केपिंग है, इसका केस अभी भी विचाराधीन है। वैसे तो जितनी इसमें सज़ा बनती है ना, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 इयर्स बनती है फर्जी पासपोर्ट एक्ट, मतलब पासपोर्ट एक्ट में और जेल एस्केपिंग में। तो आप मानिए 10.5 साल में ऑलरेडी काट चुके हो। उस केस में भी काट चुका हूँ। तो और मैं तो जेल तो कानूनी रूप से उससे डबल काट ही चुका, लेकिन फिर भी मेरे मन को अच्छा लगेगा कि वो कि अगर वो वापस हो तो मन को लगेगा कि हाँ, मैंने सही देश के लिए अगर कुछ करने की कोशिश करी तो वो मेरे को रिवॉर्ड मिला। तो आप क्या अफगानिस्तान आप 2 हफ्ते में आपका हो गया था ना ये सारा काम? नहीं, मैं 3 महीने रहा हूँ। तो आप 2 हफ्ते का ही वीज़ा लेके गए थे ना? नहीं, फिर वो मैंने एक्सटेंड कराया। वो मैंने पहले एक्सटेंड कराया 1 महीने का काबुल से। अच्छा 3 महीने अफगानिस्तान रहे? हाँ 3 महीना। यार तो सोच के हैरान हो रहा हूँ। फिर आप जब सारा काम करके, तो आपने जब आपका 3 महीना अफगानिस्तान काम हो गया, तो फिर आपने क्यों सोचा कि मैं और 1.5 साल बाद तिहाड़ वापस जाऊं? नहीं, मैं अफगानिस्तान भी एकदम से नहीं जा पाया ना। अच्छा उसका भी पूरा अलग। हाँ भाई, एकदम से कैसे जाता। पहले मैं आया तो पहले अपना पासपोर्ट बना, उसी में 6 महीने लग गए। पासपोर्ट भी तो एक दिन में नहीं नहीं बना। समझ गया अब मैं। तो आपने उसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया तिहाड़? हाँ, फिर सरेंडर कर दिया जब ये काम निपट गया तो। क्या बात है यार, अमेजिंग। मैंने ऐसी कहानी किसी की भी नहीं सुनी, आपको पता है, जिसने ऐसा काम कर दिया हो। ये किस, मैं सोच भी नहीं सकता कभी रॉ ने नहीं सोचा आपको अपने पास रखने के लिए? आपके जैसे इंसान को तो रॉ में काम करना चाहिए। देखो सही बात है। अभी क्या है कि देखो, हम तो अपने देश से प्यार करने वाले व्यक्ति हैं और देश की सेवा एज ए पॉलिटिशियन अब करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, है ना।
पहले जो दिमाग में आया, जैसी बात समझ में आई उस प्रकार से किया। भाई देश के लिए तो देखो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है। जो एक बिजनेसमैन है वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, ये सब- पॉडकास्ट कर रहे हो जी तो जानकारी दे रहे हो लोगों को, तो कुछ तो कर ही रहे हो ना। जी। अब ये है कि भाई कोई जो काम होते हैं ऐसे कि जिससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है देश को, तो सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट पॉलिटिक्स से ही होता है बिल्कुल। देश को। सबसे बड़ा इम्पैक्ट। हाँ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी करके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई है 5 साल पहले, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ सत्ता में आऊँ, अखंड भारत का निर्माण करूँ। हमारा नारा है ये पार्टी का कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, और उस पर हम लोग जो है हम कर। लोगों के बीच में भी जाते हैं। तो अभी आपकी जो बेल है, आप किस साल में जेल से बाहर निकले थे? मैं 2016 में, 2016 में। मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये 8वां साल है। हाँ 8 साल हो गया, 8 साल हो जाएगा 9वां 2-3 महीने में। 2-3 महीने में। क्या बात है। तो आपके बच्चे हैं तो ये? हाँ, अब फिर मेरी 2017 में शादी हुई थी? शादी हुई। 17 में हुई कि 18 में हुई मतलब शायद, हाँ सॉरी 18 में, 2018 के स्टार्टिंग में हुई। और अभी 2 बिटियां हैं मेरी। अच्छा। हाँ, तो एक भी जब पद्मिनी नाम है, पद्मनी राजे राणा। अच्छा। और एक दूसरी छोटी बेटी है 1.5 साल की, उसका नाम है हर्षवर्धनी राजे राणा। वो भी जब बड़े होंगे तो सोचेंगे कि क्या हमारे फादर ने क्या क्या कहाँ झंडे गाड़े हुए हैं, क्या क्या करा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। बट आपकी बहुत ही मैं तो बोलूँगा फैसिनेटिंग स्टोरी है कि कोई भी सुने तो लगता है कि ऐसा काम करने के लिए ना बहुत गट्स, जिसको हम कहते हैं ना। इस पर मैंने बुक लिखी। अच्छा। जेल में ही। अच्छा। उसको इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया। अच्छा। बेस्ट सेलर बुक है वो। अच्छा। और उस पर मूवी भी बन रही है उस बुक पर। तो ये जो बुक है इसका नाम है तिहाड़ से काबुल कंधार तक। तिहाड़ से जेल काबुल। डायरी। अच्छा, जेल डायरी जेल है, डायरी। तिहाड़ से काबुल कंधार तक। ये जो बुक है मतलब क्योंकि बेस्ट सेलर है तो इसको पढ़े हुए लोग मुझे मिलते रहते हैं। हाँ जी। तो वो मुझसे ये कहते हैं कि मतलब हम जब उस बुक को पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये जो आपकी जर्नी है ना, कह रहे हमारे जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक्चुअली। और कई लोग मुझे ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि वैसे हमें इतना बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन कहने लगे कि जब हमने पढ़नी स्टार्ट करी ना, तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो गई ना पूरी तो फिनिश नहीं होगी। और अप्रॉक्सीमेटली 300 पेजेस की वो बुक है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि 5 ही मिनट में पढ़ लोगे, एटलीस्ट जो है एक दिन तो चाहिए। पूरा एक दिन चाहिए। हाँ, पूरा एक दिन। तो लेकिन जो है कई ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमने मतलब खाना भी छोड़ दिया, पहले बुक को ही कंप्लीट किया। क्या बात तो है। पूरी जो जर्नी है वो उसमें लिखी हुई है। क्योंकि और आपकी जर्नी है ही ऐसी। मतलब मैं अभी भी इस चीज़ को वो नहीं कर पाया हूँ कि 24 साल की उम्र में जी, जेल से भागना, कुछ ना कुछ करके अफगानिस्तान जाना, जब अफगानिस्तान अपनी पीक पे था वहाँ 3 महीने रहना, इतना बड़ा स्टेप उठाना, तब जो है और फिर अफगानिस्तान में जो माहौल था, एक्चुअली क्या है कि अगर सिर्फ तालिबानी राज होता तब भी शायद ठीक था। पूरा अमेरिका हाँ होता तो भी ठीक। तो भी ठीक था। उनके अपने में ही लड़ाई चल रही थी। हाँ, सबसे ज़्यादा माहौल तभी ख़राब माना जाएगा जब आपस में मतलब उनकी लड़ाई हो रही हो, क्योंकि उनकी लड़ाई में आप पिस सकते हो ना, कभी भी बम फोड़ देंगे, कभी भी गोली चलेगी, कभी भी कुछ भी होगा। हाँ, बट क्या है, वही बात है, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा शुरू से, आप यकीन मान लीजिए मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे अंदर से मन को पता है ये जो पूरा मेरे लाइफ का जो एक पूरी लाइन है ना, ये डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनी है, जो डेस्टिनी है, मुझे ये नहीं कभी पता चला कि भाई मैं तिहाड़ कैसे पहुंच गया। कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं,
एक अच्छे फैमिली में जन्म हुआ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, आराम से बढ़िया जीवन जी रहे, और अचानक ही तिहाड़ जेल चले गए। तिहाड़ जाने के बाद भी सोचा चलो भाई छूट जाएंगे, जब तक लिखा है काटो अब इसको, और फिर वहाँ से अचानक ही तिहाड़ से एस्केप हो जाना। एस्केप होके फिर जो है खुद ब खुद जिस इंटेंशन को लेकर बाहर गए वो अपने एक आप रास्ता ही बनते डॉट्स जुड़ते गए सर। हाँ, सब डॉट्स जो है वो जुड़ते गए, और फिर वापस जो है सही सलामत, बिना किसी खरोच लगे, बिना कोई ऐसा काम हाथ से हुए कि कोई दुनिया में ये कहे कि भाई ये तो अच्छा आदमी नहीं है, हाँ। इसने ये गलत कर दिया, ऐसा कुछ भी गलत ना हुआ हाथ से, और वापस आगे वहीं पर ही जैसे गए थे वैसे ही आ गए। और मजे की बात है फिर वो मुझे वहीं मिले हाँ हाँ हाँ। जो मजाक बना रहे थे ना, कब जाओगे, वो वहीं मिला। अच्छा उनको वो वहीं मिले। उनको दिखा दिया, ले हाँ। ले बेटा तो मैंने कहा देखो तुम्हारे तालिबान हो क्या है। हाँ, आ भी गए भाई। तो जो है फिर अपना जो भी टाइम भाग्य में लिखा था वो स्पेंड किया पूरा। पॉडकास्ट को यहीं हम ख़त्म करेंगे। आपकी हमें स्टोरीज़, कहानी जानने को मिली। मैं सब लोगों को बोलूँगा जो भी देख रहे हैं ये पॉडकास्ट की, शेर सिंह राणा जी को फॉलो करिए। ये अभी बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है अब, और इनकी जो हिस्ट्री है वो आप सबको पता ही है, और ये स्टोरीज़, ये कहानियाँ सबको पता होनी चाहिए। इसलिए आज हमने भी ये पॉडकास्ट करा कि जितने लोग भी देखें उन तक ये कहानी पहुँचे। एंड मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, सल्यूट टू यू। जो आपने करा वो, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ जिसने ऐसा काम करा, तो जस्ट सल्यूट टू यू। धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय श्री राम।